हेलो एवरीवन। तो हम लोग जो है वो अकाउंट्स की फ़र्स्ट बुक जो पार्टनरशिप फॉर्म है उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं। तो हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल्स, और फंडामेंटल्स के अंदर सबसे पहले बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की। अब पार्टनरशिप डीड का क्या मतलब होता है, जब पार्टनर्स आपस में जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करते हैं, चाहे वो आईओसी से रिलेटेड हो, चाहे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड हो, तो वो सारी चीज़ जब रिटर्न फॉर्म में लेकर के आते हैं तो उसको हम कहते हैं कि पार्टनरशिप डीड है। बट पार्टनरशिप डीड का होना कंपलसरी नहीं है, ये कंप्लीट चॉइस है पार्टनर्स के ऊपर कि वो चाहे तो पार्टनरशिप डीड बना सकता है, चाहे तो नहीं बना सकता है, ठीक है। लेकिन ये हमेशा एडवाइजेबल होता है कि हमेशा पार्टनर्स जब भी आपस में बिजनेस कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप डीड को बनाएं, क्योंकि जब कभी डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं तो उस केस के अंदर ये लीगल एविडेंस का काम करता है, ठीक है। बट अगर पार्टनर्स के पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इस केस में पार्टनर्स के अगर डिस्प्यूट्स हो रहे हैं तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो वहाँ पर आ जाता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमें ये कहता है कि अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन लोन 6% के हिसाब से मिलेगा उसको, और जो प्रॉफिट्स हैं वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा पार्टनर्स कुछ भी मांग नहीं सकता है। वहाँ पर जैसे अननेसेसरी डिमांड अगर पार्टनर कर रहा है कि मुझे 12% मैंने जो लोन दी है फॉर्म को उसके ऊपर लोन दो, उसके ऊपर इंटरेस्ट दो, तो वहाँ पर ये चीज़ नहीं मानी जाएगी क्योंकि आपके पास डीड नहीं है, ठीक है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या कहता है कि IOL मिलेगा 6% और प्रॉफिट बटेगा इक्वली, बाकी और कोई भी चीज़ जो है वो डिमांड नहीं कर सकता है पार्टनर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हम ले लेते हैं, एक मिनट, नेक्स्ट हम ले लेते हैं दो तरीके के हमारे पास जो है वो अकाउंट है। एक है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और एक है हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। तो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के अंदर जो है वो क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। देखो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो है वो होगा आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली, ठीक है। पार्टनर्स जो है जब प्रॉफिट्स होगा तभी इसको लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। बट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो है वो कहता है इवन इन केस ऑफ लॉस भी आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को देना ही देना है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये अप्रोप्रिएशन किसके बीच में होता है, ये अप्रोप्रिएशन होता है पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। अब अप्रोप्रिएशन की आइटम्स जो है वो कहाँ रिकॉर्ड करी जाती हैं, वो रिकॉर्ड करी जाती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। और चार्ज अगेंस्ट की आइटम जो है वो कहाँ पर रिकॉर्ड होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्ज अगेंस्ट की 3 आइटम है उसको आप याद रखो, क्योंकि उससे जो है वो ऑड वन आउट का MCQ का एक क्वेश्चन आ जाता है। तो चार्ज अगेंस्ट की 3 ही आइटम है, एक है रेंट, एक है इंटरेस्ट ऑन लोन और एक हो गया मैनेजर्स कमीशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना कि जब भी ये तीनों आइटम्स के बारे में बात हो रही है तो इसका मतलब है कि ये चार्ज अगेंस्ट की आइटम है। और जब भी हमारा नेट प्रॉफिट जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलता है वो नेट प्रॉफिट हम ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। लेकिन अगर उस नेट प्रॉफिट से आपकी ये चार्ज की आइटम माइनस नहीं है तो पहले हमें माइनस करना पड़ेगा, तब जा करके हम उसको PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल सकते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दिमाग में रख लो। देन अप्रोप्रिएशन जो है उसकी कौन कौन सी आइटम्स आ जाती हैं, इसके अंदर आ जाती हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स को मिलती हैं, सैलरी हो गई, देन कमीशन हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो है वो बेसिक डिफरेंस है बिटवीन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड, ठीक है। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो तो पार्टनर्स को मिलती है, हमें पता है कि उनका जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन है फॉर्म में उसके ऊपर जो है वो फॉर्म उनको IOC देती है। लेकिन ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमेशा किस पे मिलती है, ये हमेशा मिलता है ओपनिंग कैपिटल पे, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखा है तो आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि आप क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर IOC नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा क्या फॉर्मेट है कि जहाँ पर अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया है तो मैं ओपनिंग कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हम पहले समझ लेते हैं कि हमारे पास 2 तरीके के पार्टनरशिप अकाउंट है। तो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स अकाउंट,
ठीक है। दो तरीके का है, एक है हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हमारे पास दो अकाउंट बनते हैं, एक बनता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है करंट अकाउंट। अब जो कैपिटल अकाउंट अलग बन रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड जाएगी, ओनली कैपिटल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सारी कैपिटल अकाउंट में जाएगी। बाकी की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो हमारी कौन से अकाउंट में आ जाएगी, करंट अकाउंट में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिक्स कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन। क्लियर यहाँ पर। अब ये जो फिक्स कैपिटल अगर आप फॉलो कर रहे हो और अगर आप जनरल एंट्री पास कर रहे हो तो इन केस ऑफ पासिंग जनरल एंट्री थ्रू फिक्स कैपिटल अकाउंट हमें सारी की सारी एंट्री जो है वो कौन से अकाउंट से पास करनी पड़ेगी, करंट अकाउंट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर बच्चे पढ़ रहे हैं कि फिक्स कैपिटल अकाउंट फॉलो कर रहे हैं लेकिन सारी जनरल एंट्री आपको आते हुए भी आप गलत कर जाओगे अगर वहाँ पर आपने करंट नहीं लिखा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखो इसको। नेक्स्ट है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर एक ही अकाउंट बनता है जो कि है हमारा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी जनरल एंट्री अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के हिसाब से पास कर रहे हो तो वो सारी जो है वो कौन से अकाउंट के थ्रू पास होगी, कैपिटल अकाउंट के थ्रू पास होगी। ठीक है, अगर मेरे क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन नहीं पता, क्वेश्चन नहीं बोल रहा है कि फिक्स्ड को फॉलो कर रहा है या फ्लक्चुएटिंग को फॉलो कर रहा है, तो उस केस के अंदर हम समझेंगे ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है और हम सारी जनरल एंट्री जो है वो कैपिटल अकाउंट से पास करेंगे। ठीक है, अब बात आ जाती है आईओसी कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर मेरे पास फिक्स्ड अकाउंट है या फ्लक्चुएटिंग अकाउंट है। तो आईओसी कैलकुलेट करनी है हमें क्लोजिंग टू ओपनिंग। ठीक है, क्योंकि आईओसी हमेशा ही किस पे लगती है, ओपनिंग कैपिटल पे लगती हैं। ठीक है, तो अगर मेरे पास फिक्स कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन है और आईओसी मेरे पास क्लोजिंग दे रखी है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी। आप क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल को लिखो और वो सारी आइटम को ऐड करो जिससे मेरा कैपिटल कम होता हुआ नज़र आएगा और वो सारी आइटम को लेस कर दी हैं जिससे मेरा कैपिटल बढ़ता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हम कैपिटल अकाउंट अलग से बनाते हैं तो इसके अंदर ऐसे कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। हम लिख लेते हैं यहाँ पर ऐड क्या करेंगे, अगर आपका विड्रॉवल आउट ऑफ कैपिटल हुआ है तो हम ऐड करेंगे, या फिर हम ऐड करेंगे ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। देखो वर्ड यहाँ पर बहुत ही क्लियर, ध्यान देना, कैपिटल दे रखा है तभी हम फिक्स कैपिटल के केस में विड्रॉल या ड्राइंग को हम ऐड करेंगे। ठीक है, आउट ऑफ प्रॉफिट दे रखा होगा तो हम यहाँ पर नहीं लेंगे। तो अब यहाँ पर आ गया हमारी एडिशन वाली आइटम। अब उसके अंदर जो है वो हम माइनस क्या करेंगे, बिकॉज यहाँ पर फिक्स कैपिटल फॉलो हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट अलग बनता है, तो यहाँ पर एक ही चीज़ डिडक्ट होगी, वो है एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल को हमने डिडक्ट कर दिया तो हमारे पास जो आ जाएगा वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, चलो क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के हिसाब से जो है वो मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। तो इस केस के अंदर सेम हम लेंगे क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, देखो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक ही अकाउंट बनता है और एक ही अकाउंट के अंदर जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे वो कैपिटल से रिलेटेड हो, चाहे पार्टनर्स को सैलरी मिल रही हो या आईओसी मिल रहा हो या आईओडी चार्ज कर रहे हो, सब कुछ। तो हमें यहाँ पर जो है वो एक हिसाब से समझ लो कि खिचड़ी है, सब कुछ इसी में डालना है। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल हमने ले लिया। अब इसके बाद जो है वो इसके अंदर ऐड कौन सी आइटम को करेंगे जिससे हमारा कैपिटल कम होता हुआ नज़र आता है, तो हम ऐड करेंगे यहाँ पर, अगर तुम्हारी विड्रॉवल चाहे आउट ऑफ कैपिटल हुई हो या फिर आउट ऑफ प्रॉफिट हुआ हो, सब कुछ ले लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है ना, क्योंकि एक ही हेड है और एक ही हेड के अंदर हम सारी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं। देन ऐड करेंगे हम इसके अंदर, अगर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करा है क्योंकि ये भी मेरे कैपिटल को कम करेगा। फिर ऐड करेंगे अगर हमें लॉस हुआ है क्योंकि ये भी हमारे कैपिटल को कम करेगा। ठीक है, तो ये ऐड की आइटम कर दी हमने।
फिर हम लेस क्या करेंगे, जो हमारे कैपिटल को बढ़ा देता है उसको हम लेस करेंगे। तो लेस में सबसे पहले आ गया क्या आपका एडिशनल कैपिटल, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी और क्या आ जाती हैं, प्रॉफिट्स आपके कैपिटल को बढ़ाता है, उसको भी कर देंगे माइनस। देन अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है ये भी आपके कैपिटल को बढ़ा देगा, इसको भी कर देंगे माइनस। और लास्ट हो गया हमारा प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट भी, अरे सॉरी प्रॉफिट तो हम लोग ले चुके हैं ना, ओके। सैलरी, सैलरी क्योंकि ये भी हमारे जो है वो कैपिटल को बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये 4 आइटम जो है वो माइनस में चली जाएगी, तो जो यहाँ पर हमारा फाइनल निकल करके आएगा वो हमारा क्या निकल के आएगा, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तो ये जो है वो फॉर्मेट है तुम्हारा। अगर आईओसी आपको जो है वो क्लोजिंग दे रखी है तो क्लोजिंग से हमें ओपनिंग पे जाना पड़ेगा, बिकॉज आईओसी कभी भी क्लोजिंग पे नहीं लगती। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेके, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। एक हो गई आपकी प्रोडक्ट मेथड, करेक्ट, और दूसरी हो गई आपकी एवरेज पीरियड मेथड, ठीक है। चलो अब प्रोडक्ट मेथड से अगर मुझे आईओडी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, इसका हमारा फॉर्मूला क्या है, जितनी भी हमारी टोटल ड्राइंग है, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाय जो भी तुम्हारे आईओडी का परसेंटेज दे रखा है, मल्टीप्लाइड बाय 1/12, ठीक है। एक एग्जांपल दे दूँ उसका, एग्जांपल समझ लो कि अगर पार्टनर्स जो है वो 1 मई को विड्रॉ कर रहा है, सपोज़ के 1 मई को विड्रॉ कर रहा है 5000, ठीक है। अब हमारा क्लोजिंग जो है वो हम ले लेते हैं कि 31 मार्च हमारा क्लोजिंग है, तो 1 मई से लेकर के 31 मार्च के बीच में पार्टनर्स जो है वो कितने महीने के लिए विड्रॉ कर रहा है, 11 मंथ्स के लिए विड्रॉ कर रहा है। तो टोटल विड्रॉ इसकी कितनी होगी, अगर मैं 11 मल्टीप्लाइड बाई 5 करूँ तो टोटल ड्राइंग इसने कितनी कर ली, 55,000, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है हमारा, टोटल ड्राइंग ले लेंगे मल्टीप्लाइड बाय, चलो आईओडी ले लेते हैं हम यहाँ पर 15%, तो 15% आईओडी लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। और नेक्स्ट हम कर देंगे 1/12, तो जितनी भी आपकी यहाँ पर आईओडी आ जाएगी वो तुम्हारी आईओडी आएगी एज पर प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं एवरेज पीरियड मेथड पे। तो एवरेज पीरियड मेथड का हमारा फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय जितना भी हमारा आईओडी का परसेंटेज होगा, मल्टीप्लाइड बाय हम क्या करेंगे यहाँ पर एवरेज पीरियड, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि मैम एवरेज पीरियड जो है वो कैसे निकलेगा। एवरेज पीरियड निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, एवरेज पीरियड निकलता है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जो भी आप फर्स्ट ड्राइंग कर रहे हो उसके पास कितने महीने बचे, ठीक है, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा क्या निकल के आएगा, एवरेज पीरियड। देखो ऐसा है ना कि अभी मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि एवरेज पीरियड के अंदर जो है वो मंथली, क्वार्टरली, बिगिनिंग, एंडिंग, ये सारी विड्रॉल होती हैं। तो कभी कभी ये टेबल बच्चे रट के चले जाते हैं, बट रट के जो है वो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कभी कभी सीबीएसई डेट चेंज कर देगी तो मंथ्स चेंज हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए जो है वो आपको एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलो नेक्स्ट चलते हैं, इसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं एवरेज पीरियड का। अब अगर मैं बात कर रही हूँ कि हम एवरेज पीरियड मेथड से थोड़े एग्जांपल से समझ लेते हैं कि इसको कैसे निकालेंगे, हमें कैसे पता चलेगा ये एवरेज पीरियड मेथड का क्वेश्चन है। तो जब भी एवरेज पीरियड मेथड का क्वेश्चन आएगा तो ड्राइंग जो है वो आपकी जो है वो कब हो रही होगी, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, या तो आपकी ड्राइंग हो रही होगी बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, या फिर बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ, ठीक है।
अब ये सिर्फ बिगिनिंग नहीं होती हैं, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो एंड ऑफ एवरी मंथ भी हो सकती हैं एंड मिडल ऑफ एवरी मंथ भी हो सकती हैं। सेम यहाँ पर भी हमारा चला जाएगा एंड मिडिल, यहाँ पर भी हमारा सेम चला जाएगा एंड मिडल। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन अगर आते हैं तो समझ लो ये कौन सी मेथड है, एवरेज पीरियड मेथड है। अब बात होती है कि यहाँ पर मुझे कैसे पता चलेगा कि अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हो रही है, क्वार्टर ऑफ एवरी मंथ हो रहा है, तो मुझे कितना महीने का पीरियड लगाना है, तो उसको हम कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। देखो सबसे पहले ले लेते हैं हम बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अगर पार्टनर जो है वो विड्रॉ कर रहा है हर महीने की शुरुआत में, तो हमारे पास जो है वो फिस्कल ईयर अगर हम फॉलो करते हैं तो हो जाता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का पीरियड। ठीक है, अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ विड्रॉल हो रही है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बिगिनिंग मतलब 1 अप्रैल को विड्रॉ हुई होगी। हमारा एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या था, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, ये था ना हमारा फॉर्मूला। तो चलो इसी हिसाब से देख लेते हैं। 1 अप्रैल को अगर मेरा विड्रॉल हुआ है तो 1 अप्रैल को स्टार्टिंग मंथ है, कितना महीना बच गया मेरा, पूरा 12 महीना बच गया ना, क्योंकि अप्रैल की बिगिनिंग में हो रही तो अप्रैल से लेके दिसंबर तक तो अप्रैल से लेके मार्च तक तो पूरा 12 महीना हमारा बच गया यहाँ पर। और प्लस जो है वो मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग जो है वो हम करेंगे यहाँ पे मार्च के मंथ में, क्योंकि बिगिनिंग में हो रही है तो 1 मार्च को करेंगे। तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर कितना महीना बच गया लास्ट ड्राइंग में, पूरा मार्च बचा है। तो यहाँ पर हम कर देंगे 1 डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 13 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 6.5। तो जब भी हमारे पास बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ विड्रॉल हुई होगी तो हम कितने मंथ्स लगाएंगे, 6.5। देखो ये ना कॉन्सेप्ट क्लियरिटी की बात हो रही है, तो आपको समझना होगा कि ये 6.5 कैसे आया, क्योंकि कभी कभी सीबीएसई डेट चेंज कर देगी। तो जो ये रट के जा रहे हैं ना बच्चे कि मैं टेबल लर्न कर लूँगा, मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग वहाँ पर फंसेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं तुमको एग्जाम्पल दे रही हूँ, क्वेश्चन आपको आ गया कि ड्राइंग जो हो रही है 1 जुलाई से हो रही है। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हो रही है, बट ये एवरी मंथ की जो है वो उन्होंने डेट चेंज कर दी कि वो शुरू हो रहा है 1 जुलाई से। चलो हमारा क्लोजिंग तो 31 मार्च का ही रहेगा। तो अब यहाँ पर जिसको फॉर्मूला नहीं पता है वो कैसे मंथ्स लगाएगा, है ना। तो इसलिए हमें जो है वो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 1 जुलाई से लेके, देखो बिगिनिंग हो रही है तो जुलाई पूरा गिनेंगे, जुलाई से लेके मार्च तक कितने महीने बच गए हमारे पास, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने बच गए, 9 मंथ्स। ठीक है, तो इस केस में हो जाएगी हमारा 9 मंथ्स एंड मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग जो है वो ऑब्वियसली यहाँ पर करेगा 1 मार्च को करेगा, तो 1 मार्च में पूरा महीना मेरे पास बचा है, तो यहाँ आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू, इस केस में हमारे पास मंथ्स लगेगा एवरेज पीरियड का कितना, 5 महीना। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर ध्यान दो, रट्टा मत मारो। चलो नेक्स्ट केस ले लेते हैं हम इसी तरीके से कि हम एंड ऑफ एवरी मंथ अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो हमारा कैसे निकलेगा। चलो अब तो तुम लोगों को मैंने ट्रिक बता दी है, करके बताओ। एंड ऑफ एवरी मंथ अगर मुझे विड्रॉ करना है तो मेरा एवरेज पीरियड कितना महीने का लगेगा। हम ले लेते हैं 1 अप्रैल से लेकर के जो हमारा फिस्कल ईयर है 31 मार्च तक का। ठीक है, करो इसके अंदर कैलकुलेशन, मैं पानी पी लूँ थोड़ा। तो एंड ऑफ एवरी मंथ अगर हम करेंगे इसका मतलब है कि मेरी जो है वो फर्स्ट ड्राइंग हो रही होगी 31 या 30 जो भी होगा। ठीक है, अब वो देख लेना 30 अप्रैल को, तो मतलब मेरा ये महीना तो ख़त्म हो गया। तो बाकी मेरे पास मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितने बचे, 11 मंथ्स बचे, प्लस यहाँ पर तो यहाँ 31 मार्च को ही ड्राइंग हुई होगी, तो मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कुछ भी नहीं बचा। और यहाँ पर अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँगी तो मेरा जो है वो एंड ऑफ एवरी मंथ में कितना पीरियड लगेगा, 5.5। ठीक है, अगर डेट मैं चेंज कर दूँ तो आप करके देखना, मैं तुम्हें एग्जांपल दे देती हूँ कि अब डेट जो है वो यहाँ पर जो है वो हो गई 1 मिनट, जुलाई
पार्टनर जो है वो विड्रॉ कर रहा है 31 जुलाई को, हमारा क्लोजिंग है 31 मार्च को। तो आप यहाँ पे देखो कि आपका मंथ चेंज हो जाएगा, है ना। तो इसलिए कभी भी रट्टा नहीं मारना, करके देखना कि इसके अंदर कितने मंथ्स आ रहे हैं, और जिसके आंसर आ रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में डालो, मैं चेक करूँगी सही है या नहीं है, ठीक है। और क्या हेल्प कर सकती हूँ मैं, बताओ आप लोगों की। नेक्स्ट आ जाती हैं मिडल, ठीक है। तो अब हम ले लेते हैं कि अगर पार्टनर मिडल ऑफ एवरी मंथ अगर विड्रॉ कर रहा है तो मिडल के अंदर जो है वो किस तरीके की कैलकुलेशन होगी। तो देखो 1 अप्रैल हमारा है, 1 अप्रैल का मतलब है कि यहाँ पर ये 15 अप्रैल को विड्रॉ कर रहा है। तो 15 अप्रैल को विड्रॉ कर रहा है मतलब 15 दिन अभी यहाँ का बचा है, मतलब ठीक है। तो यहाँ पे 15 दिन बच गए और बाकी जो है वो हमारे 11 मंथ्स बच गए। तो ये हो गया 11.5। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितनी हो गई 11.5, और प्लस हम कर देंगे मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग हमारी होगी 31 मार्च को। तो 31 मार्च को होगी 15 मार्च को। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो 15 दिन बच गए हैं। तो इसको हम 0.5 यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो हमारे पास 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 6, ठीक है। क्लियर है। तो हमारा एवरेज पीरियड जो है वो इस केस में कब लगेगा 6, जब हम आराम से फिस्कल ईयर फॉलो कर रहे हैं तब। लेकिन अगर डेट चेंज हो गई, डेट में यहाँ पर कर दिया कि हम जो है वो विड्रॉल कर रहे हैं 30 जुलाई को, 31 जुलाई को, ठीक है। तो 31 जुलाई को अगर मैं विड्रॉ कर रही हूँ तो मेरा जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मंथ चेंज हो जाएगा, है ना। तो 31 जुलाई अगर है तो 15 जुलाई को अगर यहाँ पर मिडल में हो रही है ना, तो 15 जुलाई को अगर मेरी विड्रॉल हो रही है तो मेरे पास कितने महीने बचे आफ्टर 15 जुलाई, बिकॉज मेरा क्लोजिंग क्या है 31 मार्च है। तो इसको आप कैलकुलेट करके बताओ कि यहाँ पर मंथ में क्या चेंज आ जाएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आंसर करो। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। ये हो गया हमारा एवरेज पीरियड निकालने का तरीका, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ एंड मिडल ऑफ एवरी मंथ। चलो तो हमने जो है वो क्या देख लिया कि अगर मैं कह रही हूँ बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ तो हमारा आया 6.5, एंड ऑफ एवरी मंथ आया 5.5, एंड मिडल ऑफ एवरी मंथ जो है वो हमारा कितना आ गया 6 मंथ्स, ठीक है। अब अगर इसी तरह से हम क्वार्टर का करें तो हमारे पास कितने क्वार्टर है, क्वार्टर 3-3 महीने के होते हैं, तो टोटल 4 क्वार्टर है। यहाँ पर भी हम फिस्कल ईयर लेके चलते हैं, 1 अप्रैल से लेकर के चलेंगे हम 31 मार्च तक, है ना। तो अब यहाँ पर सेम हमारा फॉर्मूला है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। तो क्वार्टर के हिसाब से देखेंगे तो हमारा अप्रैल, मई और जून एक क्वार्टर हो गया। तो अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर विड्रॉल हो रही है तो बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर के बाद मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो सारे के सारे 12 महीने ही तो बचे मेरे पास, ठीक है। प्लस जो है वो हम करेंगे मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग जो है वो हमारे लास्ट क्वार्टर में होगी। तो लास्ट क्वार्टर हमारा कौन सा हो जाएगा बताओ, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो अगर जनवरी के बिगिनिंग में हो रही है तो बिगिनिंग में जनवरी के हो रही है तो मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितने महीने बच गए हमारे पास, 3 महीने बच गए। डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 7.5। तो इन केस ऑफ क्वार्टर हमारे पास जो है वो क्या आ गया 7.5। अगर मैं बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर कर रही हूँ तो मेरे पास क्या डेट आ गई 7.5 एवरेज पीरियड आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर मैं कह रही हूँ चलो एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर करेंगे तो हमारा फर्स्ट क्वार्टर तो ख़त्म हो गया। तो फर्स्ट क्वार्टर के बाद हमारे पास बच गए 9 मंथ्स, ठीक है। उसके बाद एंड ऑफ एवरी क्वार्टर हो रहा है तो ये जो आखिरी क्वार्टर है वो उसके 31 मार्च ही कोई हुआ होगा। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, डिवाइडेड बाई 2। तो 9 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 4.5, ठीक है। चलो अगर हो रहा है मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, अगर मैं मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर कर रही हूँ तो जो भी है हमारा अप्रैल, ठीक है, मई एंड जून। तो यहाँ पर मैंने यहाँ करा 15 को, ठीक है। तो यहाँ मई का भी मेरे पास जो है वो 15 डेज बच गए, ठीक है, और प्लस ये पूरा महीना बच गया मेरे पास। तो ये कितने दिन बच गए मेरे पास, कितना महीना बच गया एक क्वार्टर में 1.5, और रिमेनिंग जो है वो मेरा मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना हो जाएगा 9, और 9 के अंदर अगर मैं 1.5 ऐड कर दूँ तो कितना आ जाएगा
5 और उसके बाद मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग का जो लास्ट क्वार्टर है वो लास्ट क्वार्टर हमारा क्या हो जाएगा, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पर करा है तो यहाँ पर मेरे 0.5 डेज बच गए और एक महीना पूरा ये बच गया, मतलब कितना बच गया मेरे पास 1.5 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा जो है वो मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर के हिसाब से क्या आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल्स टू 6 मंथ। ठीक है, तो ये क्वार्टर में हमारा कितना आ जाएगा, अगर मैं कह रही हूँ ये हो गया तुम्हारा बिगिनिंग का, ये हो गया एंड और ये हो गई मिडल। ठीक है, तो हमारा जो है वो एंड का कितना आ गया 4.5 और मिडल का कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये यहाँ पर कि क्वार्टर को भी अगर हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करें तो क्वार्टर में भी हम कैसे निकालेंगे। चलो वेरी गुड, और इसी तरह से अब जो है वो 6 मंथ वाला निकाल लेना। 6 मंथ्स यही फॉर्मूले से फॉलो होगा। अगर मैं सिर्फ 6 मंथ्स के लिए निकाल रही हूँ तो मेरा बिगिनिंग वाला जो है, अगर बिगिनिंग में निकाल रही हूँ तो हमारे पास 6 महीने हो गए पूरे। ठीक है, और एंड में निकाल 6 और लास्ट में जो है वो हमारा 1 महीना और बच गया, तो 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 7/2, तो 7/2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3.5। ठीक है, उसी तरीके से बाकी का 6 मंथ वाला खुद से करके देखो। नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास जो रह जाता है, अगर हमारे पास एप्रोप्रिएशन इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि अगर मेरे पास एप्रोप्रिएशन जो है वो क्या है, प्रॉफिट से ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि पार्टनर ए है और पार्टनर बी है। अब पार्टनर ए को जो है वो आईओसी देनी है मुझे 50,000 और पार्टनर बी को आईओसी देनी है 30,000। ठीक है, अब इसको जो है वो सैलरी भी देनी है, सैलरी इसको देनी है 20,000 और इसको देनी है 10,000। ठीक है, तो टोटल जो पार्टनर को अप्रोप्रिएशन होना है वो होना है इसको 70,000 और इसको होनी है 40,000। ठीक है, बट मेरे पास जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट मेरे पास है सिर्फ 50,000 रुपया। तो ये 50,000 जो मेरे पास अवेलेबल प्रॉफिट है और जो मैं अप्रोप्रिएशन देख रही हूँ वो जो 70 और 40 मतलब वे टू हायर है ना। तो यहाँ पर मैं 50,000 को कैसे बांट सकती हूँ, 50,000 जो बटेगा वो बटेगा कौन से रेशियो में, एप्रोप्रिएशन के रेशियो में। कौन से रेशियो में बटेगा, एप्रोप्रिएशन के रेशियो में। ठीक है, ना कि उनका जो नॉर्मल रेशियो है उस रेशियो में नहीं बटेगा। जब भी आपके पास प्रॉफिट कम होता है एज़ कम्पेयर टू एप्रोप्रिएशन तो वो हमेशा एप्रोप्रिएशन के रेशियो में बढ़ती हैं। तो यहाँ पर हमारा एप्रोप्रिएशन का रेशियो क्या हो जाएगा 7:4। तो ये जो हमारा 50,000 है ये 50,000 कैसे बटेगा 7:4 के हिसाब से, तो 7/11 और यहाँ पर बटेगा 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 4/11। ठीक है, क्लियर है ये। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा गारंटी। देखो गारंटी ऑफ प्रॉफिट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट के अंदर क्या होता है कि जो पार्टनर है, ठीक है, पार्टनर गारंटी दे रहे हैं किसको, XYZ, जिसको भी, कोई भी थर्ड पार्टी को अगर गारंटी दे रहे हैं कि अगर वो वहाँ पर कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा तो यहाँ पर जो है वो उनको इतना प्रॉफिट का शेयर तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो जो पार्टनर गारंटी कर रहा है इसको, वही उसकी अगर डेफिशिएंसी आई, कोई भी डेफिशिएंसी अगर आ रही है तो वो डेफिशिएंसी को बेयर करेगा कौन, वो पार्टनर बेयर करेगा जो पार्टनर क्या दे रहा है, गारंटी दे रहा है। ठीक है, अब ये डेफिशिएंसी जो है वो बेयर कौन से रेशियो में करेगा, अगर कोई डेफिशिएंसी रेशियो अगर दे रखी है तो डेफिशिएंसी रेशियो में करेगा, बट अगर डेफिशिएंसी रेशियो आपको नहीं दे रखी हैं तो वो उसी रेशियो में करेगा जिस रेशियो का ऑलरेडी आपके पास क्वेश्चन में है, जो उनका ओल्ड रेशियो है। ठीक है, उसी रेशियो में जो है वो करेगा, लेकिन करेगा कौन, जो पार्टनर गारंटी दे रहा है। तो ये गारंटी के ऊपर क्वेश्चंस जो है वो आपके आते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो कि अगर पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टनर को गारंटी की बात करी है और अगर वहाँ पर उतना प्रॉफिट उसको नहीं मिला है तो जो भी गारंटी दे रहा है वही उसकी डेफिशिएंसी को बेयर करेगा। चलो, कभी कभी क्या होता है, पार्टनर जो है गारंटी देते हैं फर्म को भी कि मैं इतना प्रॉफिट अर्न करके दूंगा। तो अगर पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहे हैं कि इतना प्रॉफिट वो कमा करके देगा
और अगर वो प्रॉफिट जो है वो उतना नहीं कमा के देता है, उसके अंदर कोई डेफिशिएंसी आती है, तो वो डेफिशिएंसी कौन बेयर करेगा? वही पार्टनर बेयर करेगा जो यहाँ पर फॉर्म को गारंटी कर रहा है कि मैं इतना कमा करके दूंगा। ठीक है, तो इट इज़ ऑल रिलेटेड टू गारंटी वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि मानो पार्टनर हुआ है लॉस, गारंटी वाले क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, लॉस हुआ है आपको। ठीक है, अब लॉस हुआ है और ए ने जो है वो बी को गारंटी दे रखी है कि मैं जो हूँ तुमको इतना प्रॉफिट का, मानो सपोज़ कि 50,000 जो भी है प्रॉफिट का आपको मिलेगा ही मिलेगा। बट अगर यहाँ पर लॉस के केस के अंदर क्या हो रहा है कि अगर ये जो बी जिसको गारंटी दी गई है, ठीक है, कि उसको 50,000 मिलेगा ही मिलेगा, और लॉस जो है मानो उसका शेयर पड़ता है 20, बी का जो शेयर है जिसको गारंटी दे रखी है उसने लॉस का बेयर करा 20,000 रुपया। तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, जब भी बी को जो भी अमाउंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 50,000 उसका गारंटी का तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस उसने जो 20,000 लॉस बेयर करा है हमारे साथ ये भी मिलेगा। तो टोटल जो है वो बी के अकाउंट में कितना पैसा जाना चाहिए, 70,000 जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि जर्नल एंट्री पास करो कि बी को जो है वो टोटल कितना अमाउंट मिलेगा अगर उसने लॉस का अमाउंट भी बेयर करा है। तो लॉस का अमाउंट जो बेयर करा है वो प्लस उसका जो गारंटी का अमाउंट है वो, तो टोटल मिला करके इस केस में जहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है तो यहाँ पर 70,000 बी को मिलेगा, और देगा कौन, देगा वो जिसने बी को गारंटी करी थी। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? तो आई होप कि मैंने सारे ही जितने भी है फंडामेंटल से रिलेटेड लाइन से अगर चले तो हमने आईओसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर ओपनिंग नहीं दे रखी है तो देन आईओडी की दोनों मेथड ले ली हैं। एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है अवेलेबल प्रॉफिट से तो उसके लिए भी मैंने तुम लोगों को समझा दिया है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है मैंने तुम लोगों को वो भी एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कह रहा है वो भी हमने यहाँ पर ले लिया। गारंटी वाले सारे कॉन्सेप्ट्स ले लिए हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट जो है वो मुझे अभी याद आ रहा है वो है अगर आईओडी आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो ऑन एन एवरेज हम जो है वो आईओडी देंगे वो कितना % देंगे, सॉरी कितने महीने के लिए देंगे, 6 मंथ्स के लिए देंगे। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है आईओडी को रिलेटेड तो आप ऑन एन एवरेज कितने महीने के लिए आईओडी दोगे, 6 मंथ्स के लिए। बट अगर क्वेश्चन में आपका आईओडी दे रखा है 6%, ठीक है, और यहाँ पर वर्ड जो है वो पर एनम मिसिंग है, नहीं है, तो नहीं अगर है तब तो आप यहाँ पर टाइम फैक्टर को क्या कर दोगे, इग्नोर, टाइम फैक्टर को इस केस में लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट और ले लेते हैं कि अगर आईओसी को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बना दिया है, ठीक है, चार्ज अगेंस्ट की आइटम बना दी, तो चार्ज अगेंस्ट की आइटम अगर आईओसी को बना दी इसका मतलब है कि इवन इन केस ऑफ लॉस पार्टनर्स को आईओसी हमें देनी पड़ेगी, बिकॉज जैसे ही इसको चार्ज अगेंस्ट बना दी मतलब ये किसकी आइटम हो गई, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। ठीक है, देखो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वहाँ से हमें क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट मिलता है। ये नेट प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफ़र कहाँ पर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होता है। बट ये जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर से अभी चार्ज अगेंस्ट की आइटम माइनस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस नेट प्रॉफिट से सारी चार्ज अगेंस्ट की आइटम को माइनस करेंगे। से फॉर एग्जांपल रेंट माइनस नहीं है, या तुम्हारा आईओएल माइनस नहीं है, या मैनेजर्स कमीशन माइनस नहीं है, तो पहले हम इसको माइनस करेंगे तब हम उसको जो है वो अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि नेट प्रॉफिट विदाउट चार्ज अगेंस्ट की आइटम को माइनस किए बगैर अब अगर हमने ट्रांसफ़र कर दिया पीएनएल अप्रोप्रिएशन में तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाओ। नेक्स्ट जो है वो एक चीज़ और ले लेते हैं, यहाँ पर अगर तुमको आईओसी भी चार्ज बना दी होगी तो नेट प्रॉफिट से आईओसी भी माइनस करोगे तब इसको पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डालोगे। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और, ठीक है, क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। देखो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो है वो हमें कहाँ पर से मिलता है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से मिलता है। नेट प्रॉफिट हमें कहाँ से मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलता है। ठीक है,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट मिलता है वो पीएनएल में जाता है, और पीएनएल से जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मिलता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो डीपी अलग चीज़ है। डीपी जो है, जब हम पेनल अप्रोप्रिएशन की सारी आइटम को ट्रांसफ़र करने के बाद जो भी हमारा अगर देखेंगे कि अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो डीपी होगी, बट अगर क्रेडिट साइड कम है तो डीएल भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस जिसको कहते हैं। ठीक है ना, तो जो डिफरेंस है या तो डीपी होगी या तो डीएल होगा। डीपी होगी तो पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट चला जाएगा, और डीएल होगा डीएल होगा तो पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट साइड चला जाएगा, और डीपी होगी तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड चला जाएगा। ठीक है, ये तो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट है तो पता ही है। तो ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। एक कॉन्सेप्ट और वो है मैनेजर्स कमीशन का। ठीक है, अब ये चाहे मैनेजर्स कमीशन हो या कमीशन हो जो कि पार्टनर्स को मिलता है ना, एक होता है मैनेजर्स कमीशन, एक होता है पार्टनर्स कमीशन। बट अब यहाँ पर ना एक वर्ड आता है आफ्टर चार्जिंग कमीशन एंड बिफोर चार्जिंग कमीशन। ठीक है, तो आफ्टर चार्जिंग कमीशन एंड बिफोर चार्जिंग कमीशन, अब कमीशन जो है वो या तो लगेगा आपका नेट प्रॉफिट के ऊपर या तो चार्ज होगा आपका डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट के ऊपर। ठीक है, तो डिपेंड करेगा आप क्वेश्चन में क्या बोला है, डीपी के ऊपर कमीशन बोला है या फिर एनपीपी के ऊपर कमीशन बोला है, वो देख लेना। बट अगर आफ्टर चार्जिंग वर्ड लिखा हुआ है तो यहाँ पर अगर मैं कह रही हूँ कि चलो नेट प्रॉफिट से बोला है तो नेट प्रॉफिट इनटू अगर कमीशन का परसेंटेज मैं ले लेती हूँ, यहाँ पर 10% है तो हम क्या करेंगे 10/100, सॉरी आफ्टर में क्या करेंगे 10/110, क्योंकि यहाँ पे जब भी आफ्टर चार्जिंग वाला फॉर्मूला लगेगा तो हमारा जितना भी रेट ऑफ कमीशन है वो नीचे प्लस हो जाएगा। बट बिफोर चार्जिंग अगर लिखा हुआ है तो बिफोर चार्जिंग के अंदर अगर नेट प्रॉफिट का दे रखा है तो नेट प्रॉफिट इनटू जितना भी आपका कमीशन है परसेंटेज वही लगेगा, वहाँ पर कुछ भी एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो मैंने जितने भी फंडामेंटल्स के कॉन्सेप्ट्स है वो सारे ही ले लिए हैं। एक दो क्वेश्चन तुम लोगों के साथ में डिस्कस कर लेती हूँ, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट जो है वो डिस्कस कर लेती हूँ। ठीक है, और एक चीज़ और बार बार याद आ रही है मुझे। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट और रह जाता है हमारा, वो है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पास एडजस्टमेंट का मतलब क्या हो जाता है, जब पार्टनर्स को प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया विदाउट एनी, जैसे आईओसी नहीं दिया अभी, या फिर मैंने जो है वो उसको कमीशन अभी पार्टनर्स का नहीं मिला हुआ है, या फिर जो है वो पार्टनर्स को अभी सैलरी नहीं मिली हुई है और प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो गया है, तो इस केस के अंदर हमें ये जो चीज़ की अभी जो इफ़ेक्ट नहीं डाली है उसकी इफ़ेक्ट डालनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें पास करनी पड़ेगी क्या, एडजस्टिंग एंट्री। ठीक है, अब ये एडजस्टिंग एंट्री में जब भी बोला सिंगल एडजस्टिंग एंट्री तो उसके लिए आपका बनेगा क्या, एडजस्टमेंट टेबल बनेगा। ठीक है, और अगर आपको बोला गया है कि नेसेसरी जर्नल एंट्री, तो नेसेसरी जर्नल एंट्री से रिलेटेड जितनी भी एंट्री होगी वो तुम्हारी सारी एंट्री जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि आपको बोली है सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री तो एडजस्टमेंट टेबल बनाओ। ठीक है, और अगर बोला है कि नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द अबव एरर तो फिर सारी एरर जो है वो हम पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट से सेटल करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक अब फाइनली मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स को ले लिए हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट्स छूटे नहीं हैं। तो अब जो भी है पास एडजस्टमेंट से रिलेटेड आप एक क्वेश्चन करके देखो, आईओसी से रिलेटेड, आईओडी से रिलेटेड, देन अप्रोप्रिएशन अगर ज़्यादा है अवेलेबल प्रॉफिट से उससे रिलेटेड, गारंटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देखो जिसके अंदर जो है वो अगर इन केस ऑफ लॉस अगर कोई पार्टनर्स जिसको गारंटी दे रखी है वो भी लॉस बेयर कर रहा है तो उसको कितना अमाउंट जो है वो पार्टनर्स क्रेडिट करेंगे, वो सारे क्वेश्चन आप लेकर के देखो, आपका फंडामेंटल का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक पीडीएफ ले लेती हूँ आप लोगों के साथ, 1 मिनट।
देखो ये जो है वो हमारा फाइनल जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, प्लस जर्नल एंट्री जिसको क्लियर नहीं है वो सारी जर्नल एंट्री भी यहाँ से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और स्पेसिमेन जो है जितने मैं ले सकते हैं उतने मैंने लिए हैं, बाकी आप देख लेना जितना भी है, एक बार रिवाइज़ कर लेना खुद से भी। तो अब जो है वो फर्स्ट ले लेते हैं हम इसके अंदर। देखो ये जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें यहाँ पर, हमें क्या कैलकुलेट करना है, पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड आईओडी 10% पर एनम, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ शिव्स क्वार्टरली ड्राइंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पर जो है वो शिव का हमें क्या निकालना है, क्वार्टरली ड्राइंग्स वो कितना कर रहा है वो निकालना है। व्हेन ही विड्रू अ फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो ये कह रहा है कि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कितना विड्रॉ कर रहा है वो, कितना विड्रॉ कर रहा है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अच्छा वो हमें पता करना है कि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कितना टोटल ईयरली आईओडी दे रखी है। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है और आईओडी जो है वो हमें दे रखी है कितनी, 1500, ठीक है। तो एमसीक्यू में इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पर आपको आईओडी नहीं कैलकुलेट करनी है कि कितना उसने अमाउंट विड्रॉ कर रहा है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में, उसके हिसाब से करना है। तो यहाँ पर जो है वो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो इस केस में हमारा फॉर्मूला हो जाता है कि हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि चलो टोटल ड्राइंग ढूंढनी है, तो लेट द टोटल ड्राइंग जो है वो कितनी हो गई यहाँ पर x, ठीक है। आईओडी तो हमें दे रखा है, हमारा फॉर्मूला है ना इससे रिलेटेड, क्योंकि ये एवरेज पीरियड मेथड होगी। तो आईओडी इज इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाय जो भी तुम्हारा आईओडी का परसेंटेज दे रखा है, मल्टीप्लाइड बाय जो भी तुम्हारा एवरेज पीरियड बनेगा, ठीक है। अगर ये बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर है तो हमारा एवरेज पीरियड जो है वो बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर का कितना है, 7.5/12 हो गया। आईओडी का परसेंटेज कितना दे रखा है, 10% दे रखा है। टोटल ड्राइंग हमें ढूंढनी है, वो हमें पता नहीं है। आईओडी हमारे पास कितनी है, 1500 है, ठीक है। तो ये एमसीक्यू का क्वेश्चन आ जाता है जिसके अंदर आपको आईओडी नहीं ढूंढनी है, टोटल ड्राइंग ढूंढनी है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमने कैलकुलेशन कर ली तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 7.5x ले लिया हमने। ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है सारी, उसको करके आप देखो कि इस कैलकुलेट करके हमारे पास जो है वो टोटल ड्राइंग्स कितनी आ जाएगी। टोटल ड्राइंग्स आएगी हमारे पास 24,000, ठीक है। ये क्या आई, टोटल ड्राइंग्स। बट हमें जो है वो क्वार्टरली ड्राइंग्स ढूंढनी है, तो क्वार्टरली ड्राइंग्स कैसे ढूंढेंगे, ये जो टोटल ड्राइंग्स है हमारे 4 क्वार्टर है, तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी क्वार्टरली ड्राइंग्स जो है वो कितनी आ गई यहाँ पर, 6000, ठीक है। चलो उसी तरीके से जो है वो आगे के क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर इस पीडीएफ में। इस पीडीएफ को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो उसको देख लेना कि यहाँ पर जो है वो और इससे रिलेटेड और भी एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पर दे रखा है। दूसरा यहाँ पर भी आपको जो है वो आईओडी दे रखी है 900 और तुम्हें वो कितना अमाउंट ऑफ एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकाल रहा है, तो ये तुम्हारे क्वार्टर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने जितना हो सकता है उतना सारा चीज़ लेने की कोशिश करी है, और अब इस पीडीएफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको आप रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर है हमारी मंथली ड्राइंग से रिलेटेड, सेम ही है कि यहाँ पर भी आपको आईओडी दे रखी है और आपको जो है वो टोटल ड्राइंग निकालनी है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है वो एमसीक्यू में आते हैं, तो इसकी जो है वो आप रिवीजन कर लेना। चलो नेक्स्ट जो है वो एक केस लिया है मैंने यहाँ पर तुम लोगों को समझाने के लिए कि रमेश और नरेश जो भी 2 पार्टनर हैं, इनके कैपिटल्स जो है वो क्या है, 2,50,000 है एंड 1,50,000 है। प्रॉफिट्स जो है वो लोग इक्वली शेयर कर रहे हैं। 1 जुलाई 21 को उन्होंने डिसाइड करा कि उनके कैपिटल्स जो है वो कितने होने चाहिए, 2 लाख ईच होने चाहिए। नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैपिटल्स वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग कैपिटल। तो हमारी आईओसी जो है वो यहाँ पर कितना % हो गई है, 8% पर एनम, ठीक है। तो हमें जो है वो क्या कैलकुलेट करनी है, आईओसी कैलकुलेट करनी है फॉर बोथ द पार्टनर्स। देखो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर रह जाता है, वो है कि आईओसी जो है वो ओपनिंग कैपिटल पे तो लगती है, बट अगर कोई कैपिटल एडिशनल इंट्रोड्यूस्ड हुई है और वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है आपकी इन बिटवीन द ईयर, तो उसके ऊपर जो आईओसी लगेगी वो उतने ही मंथ्स के लिए लगेगी जितने मंथ्स के लिए जहाँ से वो स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर इनके कैपिटल्स जो है वो
1 अप्रैल को कितने हैं 2,50,000 एंड 1,50,000, ठीक है, 2 50 और 1 50 है ना। अब उसके बाद इन्होंने सोचा है कि अब हमारा 1 जुलाई से कैपिटल कितना हो जाएगा 2 लाख हो जाएगा। अब ये 2 लाख का कैपिटल जो है दोनों का हो जाएगा कब से 1 जुलाई से हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारा ये 1 अप्रैल को था तो आईओडी जो है वो 2.5 लाख पे और 1.5 लाख पे कितना परसेंट कितने मंथ्स के लिए मिलेगी, तो देखो गिन लो आप अप्रैल से लेके जून तक, क्योंकि जुलाई से तो कुछ चेंज ही हो रहा है, तो अप्रैल मई और जून, तो 3 महीने के लिए 2.5 लाख के ऊपर आईओडी लगाओ, कितनी निकलेगी आपकी 2,50,000, 8% आईओडी है, ठीक है, और 3 मंथ्स के लिए मिलेगी इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ उसके बाद जो है वो इनकी आईओडी मतलब इनकी जो है वो कैपिटल्स चेंज हो रही है, ठीक है, सॉरी आईओडी नहीं है आईओसी है, ठीक है। चलो जब क्लास लंबी होती है तो थोड़ी बहुत माइनर मिस्टेक्स होती है, तो उसके लिए टीचर को आपको माफ़ कर देना चाहिए, ठीक है, तो इतनी बातों को नहीं पकड़ना है, आईओसी की बात हो रही है, ठीक है। तो 2.5 लाख 8% 3 महीने के लिए, बिकॉज यहाँ पर जो है वो 1 जुलाई से हमारी कैपिटल्स जो है वो क्या हो रही है चेंज हो रही है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा इसका 5,000। देन उसके बाद जो है वो 2 लाख हमारी जुलाई से लेकर के मार्च एंड तक हमारी 2 लाख रुपया रहेगी, तो कितना हो जाएगा फिर हमारा यहाँ पर अगर जुलाई से लेके मंथ्स गिने तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 9 मंथ्स के लिए, तो आप 2 लाख के ऊपर लगाएंगे कितने मंथ्स की आईओसी 8% के हिसाब से 9/12 जो कि कितनी आ जाएगी आपकी 12,000। तो जो हमारे पार्टनर है पार्टनर रमेश को जो है वो टोटल आईओसी कितनी मिलेगी 5,000 ये और 12,000 ये, तो टोटल मिल जाएगी उसकी कितनी 17,000, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अगर आईओसी इन बिटवीन द ईयर जो है अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है तो उसके ऊपर किस तरीके से आईओसी लगेगी, ठीक। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ पर जो है वो वही क्वेश्चन है कि जहाँ पर प्रॉफिट हमारा कम है और अप्रोप्रिएशन ज़्यादा है, तो देखो ए और बी 2 पार्टनर हैं, 4 लाख एंड 2 लाख जो है वो इनके कैपिटल्स है, और आईओसी जो है वो कितना देना है इनको 6% पर एनम के हिसाब से देना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन दोनों का कितना है 2:3 है। नेट प्रॉफिट जो है वो कितना है 30,000 है। हमें क्या बनाना है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। तो अगर मैं 6% आईओसी करूँ कैलकुलेट कैपिटल्स के ऊपर, तो 24,000 जो है वो ए को जाएगी आईओसी, ठीक है, और बी को जो है वो आईओसी जाएगी हमारी 12,000, ठीक है, 6% के हिसाब से। तो हमारी टोटल जो है वो आईओसी कितनी हो रही है यहाँ पे दोनों को मिला करके ये हो रही है हमारी 36,000, बट मेरे पास प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कितना है, प्रॉफिट मेरे पास है 30,000 रुपया। तो ये वही केस आ गया जहाँ पर आपके पास अप्रोप्रिएशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अवेलेबल प्रॉफिट। तो ये जो 30,000 हम बांटेंगे पार्टनर्स को ज़रूर, लेकिन ये 30,000 हम इनके रेशियो में नहीं बांटेंगे, 2:3 में नहीं बांटेंगे, हम इसको बांटेंगे इनके अप्रोप्रिएशन के रेशियो में, जो कि अप्रोप्रिएशन का रेशियो कितना हो जा रहा है 24/12। तो अगर इसको और लोएस्ट में लेकर के आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये 2:1। तो ये जो 30,000 है वो पार्टनर्स को बटेगा 2:1 में 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 और दूसरे को मिलेगा 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो 30,000 को बांटा हुआ है, आईओसी देनी थी, हमने लिखा आईओसी ही है, बट आईओसी जो है वो देनी थी 24 और 12, बट प्रॉफिट कम है हमारे पास, प्रॉफिट हमने एज इट इज़ ट्रांसफ़र कर दिया, बट आईओसी हमने जो है वो अप्रोप्रिएशन के रेशियो में बांट करके ए को कितनी दे दी 20 और इसको कितनी दे दी 10, टोटल हो गई हमारी 30, ठीक है। चलो नेक्स्ट, देखो लास्ट अब हमारा रह जाता है जनरल एंट्रीज, है ना। तो P&L जो भी तुम्हारी फंडामेंटल्स के अंदर जनरल एंट्री बहुत ज़्यादा है, जनरल एंट्री को क्लियर कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक रहता है। तो जनरल एंट्री के अंदर हमारा जो भी प्रॉफिट है लॉस है उस अकाउंट से हमें कौन सा प्रॉफिट मिलता है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफ़र कहाँ पर होता है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र होता है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हम क्या करेंगे, अगर प्रॉफिट है तो P&L अप्रोप्रिएशन यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, प्रॉफिट है तो P&L अप्रोप्रिएशन जो है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्लियर।
और अगर लॉस आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस से तो P&L अप्रोप्रिएशन हम डेबिट कर देंगे। तो ये एंट्री आ गई हमारी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट्स की। देन उसके बाद हमें जो है वो पार्टनर्स को देनी है सैलरीज एंड कमीशन। तो जब हम पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन देते हैं तो हम किस तरीके से देते हैं, सबसे पहले जो है वो हम पार्टनर्स को देंगे सैलरी एंड कमीशन। तो हम क्या 2 एंट्री पास करेंगे, पहले प्रोवाइड देन चार्ज, ठीक है। तो प्रोवाइड की एंट्री के पार्टनर्स को मिल रही है सैलरी एंड कमीशन, और पार्टनर्स को जब मिलती है तो पार्टनर्स के अकाउंट हो जाते हैं क्रेडिट। और दूसरा पार्टनर्स को ये सैलरी और कमीशन जो है वो कौन से अकाउंट से मिलती है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से मिलेगी। तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो यहाँ पर हो जाएगा डेबिट और सैलरी एंड कमीशन हो जाएगी क्रेडिट, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है वो 2 एंट्री, अगर सैलरी एंड कमीशन जब सबसे पहले पार्टनर्स को प्रोवाइड करनी है तो पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट होगा, और दूसरा जो है वो प्रोवाइड कहाँ से होगी, P&L अप्रोप्रिएशन से होगी, तो P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट होगी, ठीक है। उसी तरीके से IOC की भी 2 एंट्री है। सबसे पहले IOC पार्टनर्स को मिलती है तो पहले हम प्रोवाइड की एंट्री करेंगे तो पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। देन उसके बाद जो है वो हम देंगे कहाँ से IOC, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से, तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं IOD पे। तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो पार्टनर्स फॉर्म को देता है, क्योंकि जब पार्टनर्स ड्राइंग करता है तो वो जो है इंटरेस्ट चार्ज करती हैं फॉर्म, तो फॉर्म को पे करना होता है पार्टनर्स को। तो जब फॉर्म को पार्टनर्स पे करेगा तो IOD के केस में जब हम पहले चार्ज करेंगे तो पार्टनर्स हो जाएंगे डेबिट, क्योंकि पार्टनर्स पे करेंगे यहाँ पर, और फिर नेक्स्ट क्योंकि P&L अप्रोप्रिएशन के अमाउंट में अकाउंट में पैसा आएगा तो P&L अप्रोप्रिएशन हो जाएगा यहाँ पर क्रेडिट, ठीक है। तो IOD की भी 2 एंट्री, पहले चार्ज देन प्रोवाइड, ठीक है। नेक्स्ट है रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट, कि मानो हमारे जितना ही प्रॉफिट है, प्रॉफिट से हम कुछ परसेंटेज जो है वो रिजर्व में ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी, हमारी एंट्री उस केस में आ जाएगी P&L अप्रोप्रिएशन टू रिजर्व अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फॉर ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कि जो भी हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से मैंने बताया तुम लोग को, या तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। अगर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आया है तो उसको हम पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो प्रॉफिट जब भी पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र होता है तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होता है क्रेडिट, ठीक है, और डेबिट होगा P&L अप्रोप्रिएशन। बट अगर जब लॉस आता है तो लॉस के केस में पार्टनर्स होते हैं डेबिट और P&L हो जाएगा अप्रोप्रिएशन क्रेडिट। अब देखो कैपिटल करंट दोनों दे रखा है, हर जगह कैपिटल करंट होगा, वो इसलिए बिकॉज आपका क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि ये फिक्स कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, उससे रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर फिक्स्ड होगा तो करंट, और अगर हमारा फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल, ठीक है। तो जितना भी हो सकता है मैंने फंडामेंटल से रिलेटेड सारे डाउट्स लेने की कोशिश करी हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करी हैं। ये PDF में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, तो आप यहाँ से जो है वो अपने फंडामेंटल्स के चैप्टर को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।